जय हिंद साथियों। आज से हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। तो हम हिंदी पढ़ेंगे, उसमें हिंदी ग्रुप 4 और एएसआई के हिसाब से पढ़ेंगे। कौन से? एएसआई। तो एएसआई और ग्रुप 4 के हिसाब से पढ़ेंगे कि ग्रुप 4 में क्या क्या पूछता है और एएसआई में क्या पूछता है हिंदी का सिलेबस। तो हमने पहले मॉडर्न हिस्ट्री देखी। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बाद हम एएसआई का, जैसे एएसआई में कंप्यूटर पूछता है, फिर हिंदी पूछता है, इंग्लिश पूछता है, तो पहले वो सब्जेक्ट देखेंगे। जैसे जीएस हमने देखा, भारत का भूगोल देखा, हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, जैसे महात्मा गांधी संबंधित, जैसे उनके चंपारण अभियान, मिल आंदोलन जो इलाहाबाद वाला, फिर ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे बहुत सारे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि फिर हल्दी घाटी का युद्ध वाला, बंगाल का स्वतंत्र स्थापना किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री देखी थी, उसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, हम थोड़ा और देखेंगे। पर आज शाम हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी में जो ग्रुप 4 में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे क्या क्या पूछता है, वो देखेंगे। तो देखते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एएसआई और ग्रुप 4 और 3 के असिस्टेंट ग्रेड 3, तो हिंदी हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमको हिंदी में। तो हिंदी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। तो व्याकरण व्याकरण ऐसा है कि जिसमें भाषा को पढ़ने लिखने का शुद्ध रूप सिखाता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने या बोलना का सिखाता है। ठीक है, व्याकरण से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हिंदी है व्याकरण पे ही डिफरेंट है। व्याकरण में क्या है? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, ये इसके प्रकार है। तो उसी हिसाब से जो अभी यदि अपन वर्ण सीखते हैं, तो वर्ण से हमें वर्णमाला बनती है। वर्णमाला के बारे में, जो वर्ण के बारे में पूरा पता चलेगा, हमारे जो बार खड़ी रहती है अ से लगाकर। तो जैसे वो पढ़ेंगे, उसके स्वर व्यंजन आते हैं, संयुक्त व्यंजन, ऐसे तो सप्त स्वर होते हैं। तो ऐसे हम पढ़ेंगे उनको। व्याकरण से स्टार्ट होंगे। व्याकरण पढ़ने के बाद में वर्णमाला, वर्णमाला के बाद में जैसे वर्णमाला हुई, फिर वर्णमाला से क्या होता है? वर्णमाला किससे संबंधित है? संधि से संबंधित है। संधि किससे संबंधित है? समास से संबंधित है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो एएसआई और ग्रुप 4 के हिसाब से, ठीक है। तो व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में व्याकरण के टाइप देखेंगे। तो व्याकरण के टाइप कौन कौन से हैं? तो वर्ण विचार, क्या क्या है? वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर क्या है? वाक्य विचार, ये इनके टाइप्स है। तो वर्ण विचार में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसमें वर्ण विचार में वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर शब्दों के टाइप पढ़ेंगे। वर्णमाला में सभी स्वर व्यंजन वगैरह सभी पढ़ लेंगे। फिर शब्द में कौन कौन शब्द हैं वो पढ़ेंगे। फिर वाक्य में काल वगैरह इसी में आते हैं, ठीक है। फिर व्याकरण से बाद में हम पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे। संधि जाएंगे, क्योंकि व्याकरण से ही हमको समझ में आएगा कि संधि क्या होती है, ठीक है। संधि के बाद में हम जाएंगे समास। समास पढ़ेंगे। समास पढ़ने के बाद में हम रस ले लेंगे, क्योंकि रस भी आसान टॉपिक है। कभी कभी उदाहरण पूछता है कि ये कौन से, जैसे बुंदेलो हर लोग मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो वो कौन सा रस पूछ लेता है, तो वो कौन सा है? वीर रस का उदाहरण है। फिर ऐसे बुंदेलो हर वाली, ठीक है। तो ऐसे रस पूछते हैं। तो रस के बाद में पढ़ेंगे हम समास, रस, फिर अलंकार पढ़ लेंगे। अलंकार का टाइप पढ़ेंगे, रस के भी टाइप पढ़ेंगे, समास के भी जो 6 टाइप है, संधि के भी 3 टाइप पूरे पढ़ेंगे, ठीक। अलंकार, कभी अलंकार दे देता है, कोई सा भी अलंकार दे तो उसमें पूछता है कि कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार कौन सा है, अर्थ अलंकार कौन सा है, शब्द अलंकार में कौन कौन से टाइप से है, अर्थ अलंकार में कौन कौन से टाइप है, वो देखेंगे, ठीक है। उपमा अलंकार, उपमय अलंकार, ये देखेंगे हम। अनुप्रस्थ अलंकार, ये अलंकारों की बात करेंगे। रस में भी हम देखेंगे, सभी रस पढ़ेंगे। अभी जो वर्तमान में है 11 है। जैसे कुल पहले जो मुख्य रूप से 9 माना जाता था, ठीक है, भक्ति काल हो गया, तो वात्सल्य रस आ गया, जैसे जुड़ चुके हैं अभी आधुनिक रूप से। समास में भी उनके टाइप्स देखेंगे, संधि देखेंगे, अलंकार देखेंगे। क्वेश्चन एक एक पूछता है ग्रुप 4 और एएसआई में कि अलंकार क्या है, उदाहरण उसका उदाहरण दे देगा और रस अलंकार पूछ लेगा। रस में भी ऐसा ही रहता है, उसका उदाहरण दे देगा और रस पूछ लेता है। समास में दे देगा, कोई शब्द दे देगा, ये कौन सा समास है वो पूछ लेता है, ठीक है। उसका द्विवंद्व समास का या ब्रह्मावरी समास हो सकता है, कोई सा भी समास को उदाहरण देके समास पूछता है।
फिर संधि में भी उससे विच्छेद करके देगा, या फिर शब्द रहेगा वो कौन सी संधि का ये पूछ सकता है, या फिर विच्छेद किया रहता है उनको बनाने का पूछ लेता है। फिर उसके बाद देखेंगे शुद्ध शुद्ध अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वर्तनी, क्योंकि शुद्ध वर्तनी 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं शुद्ध वर्तनी में, इससे पहले ही टॉपिक पढ़ेंगे शुद्ध वर्तनी को। ठीक, शुद्ध वर्तनी फिर एक वाक्य में उत्तर देना, वाक्य का एक वाक्य में उत्तर देना, कोई बड़ा शब्द पूछ लिया तो उसको एक वाक्य में उत्तर देने के लिए वो पढ़ेंगे। फिर थोड़ा इतिहास भी देख लेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य में इतिहास कभी कोई पूछ लेता है, कोई कवि का नाम पूछ लेता है, जैसे कामता प्रसाद द्विवेदी है, जो हिंदी साहित्य के व्याकरण के पाणिनि कहा जाता है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, सागर में हुआ था, उनकी मृत्यु जबलपुर में हुई थी। तो जो हिंदी के बारे में काफी लिखे हैं, व्याकरण के बारे में, उनको व्याकरण के जनक या फिर पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, संधि, समास, रस, अलंकार, शुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे, वाक्य का में एक वाक्य अंतर क्वेश्चन देना है, जवाब। फिर हिंदी साहित्य पढ़ लेंगे हम, हिंदी साहित्य देखेंगे, हिंदी साहित्य देखेंगे। हिंदी साहित्य में सभी जैसे मुख्य रूप से कवि उनको देखेंगे, फिर कौन सा कहाँ कौन सी भाषा है, कौन से क्षेत्र से ली गई है। ठीक, तो ये हम देखेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं हिंदी में टॉपिक, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। तो व्याकरण क्या है, तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, क्या है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा हो, चाहे मातृभाषा हो या कोई सी भाषा, देशी विदेशी कोई सी भाषा, तो एक व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप लिखना और बोलना और पढ़ना सिखाता है। क्या है, व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो किसी भी काव्य को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। क्या है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है। ठीक है, कैसा शास्त्र है, तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा हो सकती है, भाषा को शुद्ध रूप में उसको लिखने का हो सकता है, लिखने संबंधित है, या फिर बोलने संबंधित हो, या पढ़ने संबंधित हो, या फिर बोलने संबंधित हो, इनको शुद्ध रूप में दर्शाने के लिए व्याकरण का यूज प्रयोग किया जाता है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने या बोलने को सिखाता है। क्या है, व्याकरण। अब व्याकरण में हम उसके टाइप्स देखेंगे, तो टाइप कौन कौन से हैं, उनके टाइप मुख्य रूप से पूछे तो 3 है। कितने टाइप है, 3 है। तो व्याकरण के टाइप कितने हैं, 3 टाइप से है। तीन टाइप से है, कौन कौन से है, तो वर्ण विचार बोला जाता है। क्या है, वर्ण विचार। फिर वर्ण विचार के बाद शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण से क्या बनेगा, एक वर्ण से, ये वर्ण से वर्ण मिलकर एक शब्द बनता है। ठीक है, शब्द से क्या बनता है, शब्द मिलकर वाक्य बनता है। अब ये है मुख्य रूप से, कैसा है, कभी क्वेश्चन पूछता है व्याकरण के प्रकार बताइए, तो व्याकरण का मुख्य रूप से कितने हैं, मुख्य रूप से 3 है। कितने हैं, मुख्य रूप से 3 है। यदि ऐसे ही पूछा जाए संख्या के आधार पे कि संख्या के आधार पे, अंकों के आधार पे कितने प्रकार के हैं, तो वो 4 है। कितने हैं, 4 है। तो चौथा कौन सा है, जिसे शब्द और वाक्य के दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है, वो कौन सा है चौथा प्रकार, इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है, तो वो है पद। ठीक, पद विचार है। ये क्या है, वर्ण विचार, जिसमें वर्ण से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनते हैं, और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। अब ये पद विचार क्या है, संख्या के आधार पर चौथा माना गया है। ठीक है, इनके बीच की कड़ी क्यों माना जाता है, बीच की कड़ी इसलिए माना जाता है क्योंकि शब्द से शब्द मिलकर पद भी बन सकता है, और वाक्यों से वाक्य और वाक्य मिलकर पद भी बन सकता है, इसलिए इनको बीच की कड़ी माना जाता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है
कि शब्द और वाक्य के बीच की कड़ी का कौन है, तो पद है। कौन सा है? पद विचार है। ठीक है, तो क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के मुख्य प्रकार है। एक शब्दों को ध्यान रखना। क्या पूछता है? मुख्य रूप से। क्या है? मुख्य रूप से। तो कितने प्रकार से है? 3 टाइप से, 3 प्रमुख, 3 टाइप। ठीक, यदि संख्या के आधार पर कल व्याकरण के प्रकार पूछे तो वो है 4 टुकड़े। चौथा कौन सा है? पद विचार। पर ये मुख्य रूप से यही है, 3 से 3 याद रखना। पद विचार कौन सा है? तो पद विचार दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। शब्द विचार और वाक्य विचार के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि शब्द शब्द मिलकर पद भी बन सकता है और वाक्य से वाक्य बन के पद का भी निर्माण होता है, इसलिए इनके बीच की कड़ी को पद विचार कहा जाता है। ठीक, अब वर्ण विचार। अब वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके सार्थक और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि वर्ण एक ऐसा रहता है, जैसे हम लिख दे, किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे राम लिखा हमने। ठीक, तो राम में क्या है? रा लिखेंगे, फिर आ अलग लिखेंगे, और म अलग लिखेंगे, और अ अलग लिखेंगे। ठीक है, तो ये वर्ण हो गए जिनके और हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये हलंत लग गया है। ठीक है, तो उनको और टुकड़े नहीं। ऐसा ऐसे वर्ण, वर्ण किसको बोलते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें और सार्थक टुकड़े नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वर्ण वे होते हैं जिन चिन्हों का उपयोग करके हम एक शब्द बना सकते हैं, उसको भी वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण क्या है? एक वर्ण ऐसा, वर्ण एक ऐसा है जिससे और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीज देखेंगे वर्ण के बारे में। अब हम पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद में? तो वर्ण के बाद में हम वर्ण पढ़ेंगे, फिर वर्ण में फिर हम शब्द देखेंगे, सॉरी, चाहे ध्वनि देख सकते। ध्वनि, जो ध्वनि ध्वनि के समूह को मिलाकर क्या बनता है? अक्षर या अक्षर बनता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अक्षर। इनके बाद हम क्या चालू कर देंगे, क्योंकि इनसे पता चल जाएगा कि क्या होता है, कौन सा क्या शब्द होता है। कभी कभी पूछ लेता है, वर्ण की परिभाषा पूछ लेता है। ध्वनि क्या है? अक्षर है। वर्ण क्या है? एक लिखित इकाई है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी, कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित, जिसे हम लिखते हैं, ये लिख रहे हैं हम, तो सबसे छोटी इकाई है जिससे सार्थक टुकड़े और इससे ज्यादा टुकड़े नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ण को भाषा की सबसे छोटी कैसी है? लिखित इकाई। ठीक, यदि मौखिक इकाई हम बोलते हैं, तो मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि या अक्षर है। ये क्या है? मौखिक, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मौखिक विकार बोलते हैं। अब जो शब्द होता है, जो मुख्य रूप से जो शब्द को भी बोला जाता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। और शब्द ऐसा है जो भाव वाक्यों को समझने के लिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? शब्द है। ठीक है, ये भावार्थ के लिए किसी से भाव वगैरह निकलता है तो वो शब्द है। ठीक है, ये भाषा के, ये वाक्य है जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, वाक्य। ठीक, तो ये वर्ण है। क्या वर्ण क्या है? वर्ण वह शब्द होते हैं जिनको और सार्थक टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं। ठीक, और ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और ध्वनि है, जो ध्वनि ध्वनियों के समूह से मिलकर एक चिन्हों का उपयोग करके हम एक शब्द बनाते हैं, उसे ध्वनि कहा जाता है। ठीक, तो वो है क्या है? ध्वनि। वर्ण मतलब वर्ण भाषा, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई है। कैसी है? मौखिक इकाई है। ठीक, तो ऐसा हम एक एक शब्द देखेंगे। अब वर्ण के बाद में हम देखेंगे अक्षर, फिर वर्ण देखेंगे एक एक। ठीक, देखते हैं वर्ण। वर्ण के बारे में पढ़ेंगे हम। तो वर्ण क्या है इसके बारे में समझते हैं एक बार। व्याकरण के बारे में देख लिया हमने। एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा का शुद्ध रूप लिखने, पढ़ने और बोलने सिखाता है। ठीक है, क्या देखेंगे हम अब? तो वर्ण, वर्ण से पढ़ेंगे। वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, तो वर्ण से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, तो वर्ण क्या है? वर्ण एक ऐसा शब्द होता है, भाषा की सबसे छोटी, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिससे और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को ही वर्ण कहा जाता है। सार्थक टुकड़े मतलब जैसे मैंने लिखा था, भी राम लिखा था, तो जैसे र लिखा, हलंत लिखाया, फिर आ लिखा, फिर म लिखा, फिर अ लिखा। यह हलंत जो ऐसा वर्ण हो गई है जिससे और टुकड़े नहीं किया जा सकता है। तो क्या है? वर्ण
भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही वर्ण कहा जाता है। ठीक, डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि परिभाषा दे देता है, परिभाषा के इसको क्या कहा जाता है। तो क्या है, वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही वर्ण कहा जाता है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझाया राम को लिख के। ठीक, तो और दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं, एक परिभाषा तो मैंने बताई, दूसरी परिभाषा ये है जैसे अपने विचारों को विचारों को हम चिन्हों के रूप में उपयोग करते हैं। कोई जैसे अपने विचार है उनको हम चिन्हों के रूप में हम उसको दर्शाएंगे तो उन्हीं को ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे जो वे भाषा मतलब वर्ण क्या है, वे वर्ण जिन्हें हम विचारों के रूप में चिन्हों के रूप में हम प्रयोग करके उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वे वर्ण जिनका हम विचारों के रूप में प्रयोग करते हैं और विचार कैसे चिन्हों के रूप में उपयोग करके प्रयोग करते हैं, उनको ही वर्ण कहा जाता है। सीधी सिंपल सी बात है कि जिनका हम विचारों के रूप में प्रयोग करते हैं उनको वर्ण कहा जाता है। मतलब विचार जैसे हमारे विचार हो गए हैं, क्या है, विचारों को क्या करते हैं, विचारों को क्या है हम चिन्हों के रूप में प्रयोग करेंगे, क्या है चिन्हों के रूप में प्रयोग करेंगे तो उनको बोलते हैं वर्ण। क्या है, चिन्हों के रूप में उपयोग करेंगे ना, चिन्हों के रूप में उपयोग करेंगे मतलब चिन्हों के मतलब अपन ये जैसे चिन्ह है समझ लो, तो ये चिन्ह है जिनका उपयोग करके हम क्या है विचार, जैसे हमारे विचार है क्या है, हम राम गाना गाता ऐसे विचार है तो हम उसको क्या चिन्हों के रूप में उपयोग करेंगे, उसको ही वर्ण कहा जाता है। तो दो ये परिभाषाएं हैं। क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके और सार्थक टुकड़े नहीं किया सकते या उसके भाग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि भाग नहीं कर सकते उसको र को और अपन से जोड़ सकते, हलंत लग गया है, ये सबसे छोटा वर्ण हो गया है तो उनको वर्ण कहा जाता है। ठीक, और विचारों को स्थायी रूप से देने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, क्या है, विचारों को स्थायी रूप देने के लिए जैसे अपने विचार होते हैं उनको स्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। यह है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, कैसा सॉरी लिखित इकाई, हम इसको लिख रहे हैं ना कि बोल रहे हैं। तो क्या है वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, हम इसको लिख रहे हैं इसलिए लिखित इकाई बोलेंगे। यदि हम उसको बोलते हैं तो वो मौखिक इकाई हो गई, लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, ये इसमें क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको अलग और भाग नहीं किया जा सकता। जैसे ये मैंने समझाया, मैंने सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें को ही वर्ण कहा जाता है। सार्थक टुकड़े या भाग, ठीक है, टुकड़े बोल सकते हैं या फिर भाग नहीं किया जा सकता है, उन्हीं को बोलते हैं वर्ण कहा जाता है। फिर विचारों को स्थायी रूप देने के लिए, विचारों क्या है स्थायी रूप देने के लिए, कोई अपना स्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हीं को ही वर्ण कहा जाता है। फिर क्या बोलेंगे, भाषा की कैसे सबसे छोटी लिखित इकाई है, क्या है, लिखित इकाई क्या है, वर्ण। अब ये भाषा की और फिर इसके बाद लिपि, लिपि की भी सबसे छोटी इकाई है, क्या है, लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो वर्ण है, क्या है, वर्ण है। क्वेश्चन दो तीन टाइप से पूछता है, क्या पूछेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। यदि मौखिक पूछता है जैसे हम बोल रहे हैं, कोई ध्वनि हम निकल रहे हैं तो उसको बोलते हैं अक्षर बोलते हैं, या फिर अक्षर बोल सकते हैं, ध्वनि बोल सकते हैं। तो अक्षर या अक्षर का पूछता है तो वो मौखिक इकाई जिसे हम बोलते हैं उसका हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, और इसको हम क्या है प्रदर्शन कर रहे हैं, चिन्ह के रूप में यूज करेंगे इसलिए वर्ण है। ठीक है, तो क्या है, विचारों को स्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे वर्ण कहा जाता है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित जिसको हम लिख रहे हैं उसको बोलते हैं वर्ण कहते हैं। लिपि सबसे छोटी इकाई है, लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। अब लिपि क्या होता है, तो लिपि मतलब एक लिखने का तरीका है। ठीक है, क्या है, एक लिपि मतलब लिखने का तरीका। जैसे आपने लिपि कौन सी है भारत में, तो देवनागरी, क्या है, देवनागरी। ठीक है, हम इधर से लिखते हैं, ये हम लिखने का तरीका है, तो लिपि मतलब लिखने का तरीका है। ठीक, अब भाषा क्या होती है, भाषा भाषा एक ऐसा है, एक साधन है, भाषा एक ऐसी साधन है जो विचारों को या विचार बोल सकते हैं, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, विचार विमर्शों को आदान प्रदान के लिए जो जिसका उपयोग किया जाता है वो भाषा है। क्या है भाषा, हमारे विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है वो भाषा होती है, चाहे मातृभाषा हो
या चाहे राष्ट्रीय भाषा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, तो वो है भाषा होती है। ठीक है, लिपि क्या है? एक लिखने का तरीका होता है। लिपि जैसे दाएं से बाएं लिखते हैं, कोई सी जैसे उर्दू हो गई, कोई सी भाषा हो गई, जैसा हिंदी हो गई, हम दाएं से बाएं लिख रहे हैं, तो यह लिखने का तरीका दरअसल। हमारी कौन सी जो है लिपि, कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है लिपि। जैसे हम ये लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ना कि इधर से लिखते हैं। ठीक, हम इधर से इधर लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, तो लिपि होता है। अब हम देखेंगे अक्षर या ध्वनि। क्या देखेंगे? ये वर्ण हो गया है जो व्याकरण पूछता है। अब इन वर्णों से क्या बनेंगे हम? जैसे वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण से हम क्या करेंगे? वर्णमाला पे जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम क्या देखेंगे। तो अक्षर को हमारे वर्ण के बाद में ध्वनि या अक्षर, दोनों को एक साथ देख लेंगे। ध्वनि या अक्षर, ये क्या होता है? पूछता है क्वेश्चन। ध्वनि या अक्षर वे होते हैं, जैसे ध्वनि क्या है और अक्षर क्या है। जैसे ध्वनि या ध्वनियों का समूह होता है, जिसे हम सांस से डायरेक्ट एक झटके से बोल देते हैं, उनको ध्वनि या अक्षर बोलते हैं। ठीक, कैसे? ध्वनि या ध्वनियों का समूह होता है। मतलब ध्वनि क्या होता है? ध्वनि या ध्वनियों का ऐसा समूह होता है जिसे सांस से हम एक झटके से बोल देते हैं, है ना। एक झटके से हम, जैसे हम कोई शब्द रहता है राम, तो हम एक ध्वनि का ऐसा समूह होता है जिसे हम झटके के साथ में हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो उसका झटके के साथ में निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं ध्वनि। ठीक, अब ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। कैसी है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है ध्वनि, जिससे हम ये ध्वनि बोल सकते हैं जो कभी भी नष्ट नहीं, जिसका किसी मतलब ध्वनि का कभी भी अंत नहीं होता है। ध्वनि गूंजती रहती है, जो हम बोल रहे हैं, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम रही है, तो ध्वनि कभी भी ध्वनि का किसी प्रकार का अंत नहीं होता है। ठीक है, और ध्वनि जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। अक्षर भी वही है जो हम बोलते हैं, उसी को ही अक्षर कहते हैं। ठीक है, और अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? वर्ण बनता है। तो अब इस प्रकार हम देखेंगे वर्ण से। अब वर्ण के बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या क्या पढ़ेंगे हम? तो वर्णमाला में सबसे पहले एक शब्द याद रखना, वर्णमाला। ठीक, हमारा व्याकरण पढ़ रहे थे, तो वर्णमाला क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। सॉरी, तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला एक ऐसा है जिसमें सभी यदि परिभाषित करते हैं, वर्णमाला वे वर्ण जिनको व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है या जिन्हें सार्थक रूप से क्रमानुसार लिखा जाता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के वे समूह जिन्हें व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। मतलब ऐसा होता है कि जो वर्ण होते हैं, जैसे अ आ ई क खा खी खी, तो जिन वर्णों को हम क्या है व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, उसको बोलते हैं वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला एक ऐसी मतलब है जिसमें वर्णों को व्यवस्थित क्रम से जमाया गया है। स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए जो ढांचा दिया गया है, उसको वर्णमाला कहा जाता है। एक परिभाषा से पूछता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। सीधी सी परिभाषा क्या बोलेंगे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, वर्णों के सार्थक क्रमानुसार लिखना भी वर्णमाला कहलाता है। क्या कहोगे? कि वर्णों के सार्थक क्रमानुसार लिखना भी वर्णमाला कहा जाता है। फिर ऐसा भी एक परिभाषा, दो परिभाषाएं हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को भी वर्णमाला कहा जाता है और वर्णों के सार्थक क्रमानुसार लिखना भी वर्णमाला कहा जाता है। यह है वर्णमाला की परिभाषा। अब वर्णमाला को मुख्य रूप से 3 टाइप से बांटा गया है। कितने प्रकार? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? स्वर, क्या है? स्वर है, व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। इन 3 भागों में बांटा गया है वर्णमाला को। किसमें? स्वर, जैसे मुख्य रूप से पूछे, क्या है? मुख्य रूप से पूछे तो 2 भागों में बांटा गया है। क्या है? स्वर व व्यंजनों में। किसमें? स्वर व व्यंजनों में। यदि प्रकार पूछे, इनके प्रकार कितने हैं, तो वो 3 प्रकार से माना जाता है।
क्वेश्चन क्या पूछे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वर्णमाला मुख्य रूप से दो ही है, स्वर और व्यंजन। यदि इसके प्रकार पूछे, वर्णमाला के प्रकार पूछता है तो वो 3, क्योंकि संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं। ठीक है, तो स्वर व्यंजन ये मुख्य रूप से वर्णमाला के प्रकार है, और जो ये जो प्रकार पूछता है वो संयुक्त व्यंजन, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, एक इसकी परिभाषाएं हैं। वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो किसी सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उनको स्वर कहा जाता है। ये परिभाषा, ये भी परिभाषा 2-3 प्रकार से पूछता है। वे स्वर जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उनको स्वर कहा जाता है। फिर दूसरी परिभाषा है, वे स्वर जिन्हें बोलने में किसी प्रकार का सहयोग ना लेना पड़े, उसको भी स्वर कहा जाता है। फिर तीसरी परिभाषा ये भी देख सकते, वे स्वर होते हैं जिससे बोलने में किसी प्रकार की बाध्यहीन नहीं होती है, उसको ही स्वर कहा जाता है। आप स्वर के प्रकार देखेंगे, स्वर कौन कौन से होते हैं, तो स्वर में भी प्रकार देखेंगे, उसके कौन कौन से प्रकार है, उनके टाइप देखेंगे। अब स्वर पहले तो ये देखेंगे स्वर, या फिर हम वर्णमाला में देखेंगे। पहले वर्णमाला को देखते हैं, तो वर्णमाला में इनके टाइप देखेंगे, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, इनके टाइप देखते हैं पहले। तो स्वर ऐसे तो वर्णमाला में कितने होते हैं, 13 माना गया है मुख्य रूप से। कितने माना गया है, 13 माना गया है। और व्यंजन कितने माना गया है? यदि वर्णमाला में यदि देवनागरी के हिसाब से मानता है, या फिर वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो वो वेबसाइट पे 52 है। कुल कितनी है वर्णों की संख्या? 52 है। कितनी है? 52 है। वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। अलग अलग पूछता है, यदि देवनागरी में पूछता है तो अलग संख्या है, यदि मानक रूप से पूछे तो अलग संख्या है। ऐसे सब अलग 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 टाइप से है, तो जैसा क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से जवाब देना हमको। तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, या फिर वर्णों के क्रम, सार्थक क्रमानुसार को ही वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो 52 है। अब मुख्य रूप से 2 है। कितने हैं? 2 है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं कुल? तो वो 13 होते हैं। हम स्वर का ये भी देखेंगे, परंपरा के अनुसार, आधुनिक अनुसार, मानक हिसाब से। मानक मतलब जो मानक मुख्य रूप से देवनागरी के हिसाब से हिंदी में, तो उसके प्रकार देखेंगे। ये तो सिर्फ मैंने वर्णमाला के हिसाब से बताया। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है 13 स्वर 13 होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये वर्णमाला में जो 52 होते हैं वर्ण उनके हैं। ठीक, अब वर्णमाला में और क्या देखना है, तो वर्णमाला में हम देखेंगे कौन कौन से, जैसे कामता प्रसाद, जो कामता प्रसाद है उनके हिसाब से, जो कामता प्रसाद के हिसाब से देखेंगे, सभी का हिसाब से देखेंगे। कामता प्रसाद ने उन्होंने वर्णों की संख्या कितनी बताई है। ठीक है, वर्णों के हिसाब से देखेंगे। फिर देखेंगे देवनागरी के हिसाब से, देवनागरी में कितना है वर्णमाला की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है, इनकी देखेंगे संख्या अलग अलग। ठीक, अभी हम क्या है वर्णमाला ही पढ़ेंगे फिलहाल में। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला देखेंगे। फिर स्वर देखेंगे, स्वर में 13 है, मानक रूप से अलग पढ़ेंगे। ठीक, अब 52 वर्ण है। किनके हिसाब से? ये हिंदी में दिया गया है कि वर्णमाला कितने हैं, उनके टाइप्स देखे हमने कितने, तो 3 टाइप्स होते हैं। और वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो वर्णमाला वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52 है। ठीक, तो वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला मैंने बता दिया, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब 52 कौन कौन से मैंने बताया, क्या है 52? 13 स्वर बताया मैंने, 13 स्वर की संख्या है। 35 क्या है? व्यंजन है। और 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, ये कुल संख्या हो गई है इसकी। ये लेखन और मानक हिसाब से, लेखन और मानक के हिसाब से यदि पूछता है वर्णमाला की संख्या लेखन लिखने के आधार पे और मानक रूप से कितने हैं, तो 52 वर्ण है। कितने हैं? 52 वर्ण है। तो 52 वर्ण ये है, 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे, तो हम देखते हैं देवनागरी के हिसाब से। किसके हिसाब से? देवनागरी के हिसाब से।
इसमें देवनागरी कभी क्वेश्चन पूछता है, हिंदी में देवनागरी के हिसाब से वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 48 रूप। कितनी होती है वर्ण, कितने वर्ण होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 48 वर्ण मूल रूप से। यदि क्वेश्चन पूछता है मूल रूप से कितने हैं, तब भी वो है 48 वर्ण है। अब 48 वर्ण कौन कौन से हैं वो पूछता है, ठीक है। तो स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं मूल रूप से। फिर 11 स्वर होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है 2 अयोग्य वाह होते हैं। क्या है, अयोग्य, अयोग्य वाह। अयोग्य वाह वर्ण ये किसने दिया था, किशोरी लाल वाजपेयी ने दिया था, किशोरी लाल प्रसाद ने दिया था। इसको अयोग्य वाह वर्ण। अयोग्य वाह वे वर्ण होते हैं ना तो वो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ये बीच के होते हैं जो चंद्र बिंदु और बिंदु के रूप में लिखा जाता है। कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अंग और आहा के रूप में। ऐसे तो 2 ही प्रकार है, पर इनके मुख्य रूप से 3 माना जाता है, एक बिंदु के रूप में, एक चंद्र बिंदु के रूप में और हलन के रूप में। ठीक है, पीछे हल ह के रूप में या न के रूप में, ये 3 माना जाता है। ठीक है, इनके टाइप भी देखेंगे और पढ़ेंगे भी कि इनके कहाँ कहाँ यूज होता है, कब होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे है 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, और 2 क्या होते हैं, द्विगुण। द्विगुण कौन कौन से द्विगुण होते हैं, तड़ा वड़िया डावल। ठीक है, ये द्विगुण में 2 होते हैं। इनका असल द्विगुण इसलिए कहा जाता है कि इनके 2 गुण दर्शाते हैं। कभी न कभी इनके बारे में बताएंगे थोड़ा डिटेल से परिभाषित के रूप में। इनके 2 गुण होते हैं, इस कारण द्विगुण कहा जाता है। क्योंकि ड़ व ड़ जो अलग अलग शब्द यूज होते रहते हैं, कभी कभी वड़ के रूप में यूज होता है, कभी ढ के रूप में यूज होता है, इसलिए द्विगुण कहा जाता है। ठीक, अब ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो क्या है, देवनागरी के हिसाब से कितने वर्ण होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। यदि मूल रूप से पूछे तब भी कितने होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। ये मानक या लेखन के आधार पे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है उच्चारण के आधार पे, जिसे हम उच्चारण करेंगे, जिसे बोलते हैं, उसके हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से, सॉरी, उच्चारण हम जिसे बोलते हैं उसके हिसाब से, तो उसकी संख्या कितनी होती है, वो 45 है। कितनी है, उच्चारण 45 है। तो क्या है, 10 स्वर है। कितने, 10 स्वर है और 33 व्यंजन है। अब व्यंजनों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे व्यंजन में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे स्पर्शी व्यंजन होते हैं जिसके 5 वर्ग होते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा, जैसे कंठ, ताल्य, दंत, मूर्धा, ये उनके प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद में जो संयुक्त व्यंजनों के बाद में बांटा गया, उसके बाद में व्यंजन के टाइप बताए गए, उसमें अलग अलग भी है। जैसे स्पर्श ऊष्मीय व्यंजन किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर कांठ्य व्यंजन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो व्यंजनों के 5 वर्गों में बांटा गया है, वो उनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, और लास्ट के क्या जो 5 वर्ण होते हैं, पंचवर्ण, पंच अक्षर कहते हैं या नासिक व्यंजन कहा जाता है, ये पढ़ेंगे हम। और स्वरों में भी देखेंगे, स्वरों में भी होता है कि अब इनके बोलने के आधार पर देखेंगे, उच्चारण के आधार पर क्या होता है। जिस दीर्घ स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। फिर स्वरों की संख्या में देखेंगे उच्चारण। अभी हमने सिर्फ वर्णमाला में देख रहे हैं कि कौन सी संख्या कितनी होती है। ठीक है, अब हम एक एक देखेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर में देखेंगे स्वर के टाइप से, स्वर की परिभाषा देखेंगे, स्वर के टाइप से देखेंगे, उच्चारण के आधार पे, मानक रूप से, देवनागरी के हिसाब से, मतलब परंपरा के हिसाब से, जिसे बारखड़ी बोलते हैं, जो बारखड़ी होती है, जो बारखड़ी होती है, उनमें वर्णों की संख्या कितनी होती है। जो बाल फाड़ा होते हैं ना, बाल पहाड़ों में वर्णों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन में एक बार पूछा था वर्णों की संख्या, तो वहाँ 49 होती है। कितनी होती है, 49 होती है। ठीक है, ये ऐसे संख्या पूछ लेता क्वेश्चन कि देवनागरी में 48, उच्चारण के आधार पे 45, और बाल फाड़ों के वर्गों की संख्या में 49, और मानक और लेखन के आधार पर 52 वर्ड्स होते हैं। 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 40 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, और ये है 11 स्वर होते हैं। जब वर्णों के देवनागरी में पूछा जाता है मूल रूप से 11 स्वर होते हैं, 2 अयोग्य वाह होते हैं, अंग और अह होते हैं। ठीक है,
ये किशोरीलाल भाजपेयी ने दिया था नाम, उसका नाम किशोरीलाल भाजपेयी ने दिया था। व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। अब व्यंजन में टाइप्स देखेंगे हम, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन फिर अपन देखेंगे। स्पर्शी व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जो एक झटके के साथ में जिसमें जबान लुढ़कती है, उसके हिसाब से हम उसको अंतस्थ व्यंजन। उष्मी व्यंजन, उष्मी व्यंजन वे होते हैं जिसमें बोलने पे हम उष्मा निकलती है, जैसे श स ये उष्मा निकलती है, उसको उष्मीय व्यंजन। वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिसे लुढ़कती है, जैसे हमारी जो जबान होती है वो लुढ़क के जाती है, हवा उसे मतलब लुढ़कने का काम करते हैं, जैसे य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। कौन से है अंतस्थ व्यंजन, तो य र ल व, ये जिसमें जबान थोड़ी लुढ़कती हुई, हवा लुढ़कती हुई निकलती है, उसको अंतस्थ व्यंजन। और जो उष्मीय व्यंजन या उष्मीय व्यंजन को दूसरा भी बोल जाता है, उष्मा व्यंजन भी बोलते हैं, वह संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, जिसमें क्या है, घर्षण होता है और उष्मा निकलती है, इसलिए इसको उष्मा व्यंजन कहते हैं। तो हम एक एक चीजों को क्लियर करेंगे, पहले स्वर पढ़ेंगे, स्वर का टाइप देखेंगे, ठीक। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।